हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप्स कितने टाइप की होती है और एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी चीजें हैं अपन एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्रॉप्स बेसिकली होती क्या है। क्रॉप्स वो है जो प्रोवाइड करे फूड, फाइबर एंड रॉ मटेरियल लाइक शुगर, ऑयल, स्पाइसेस। ये सारी चीजें जो ह्यूमन नीड्स की खाने के लिए जरूरी होती हैं उन सबको जो पूरा करेगा वो क्रॉप्स करती हैं। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता के अंदर वाइग्रसली डेवलपमेंट या ग्रोथ कब देखेगी, जब उसने अपने फूड से रिलेटेड रिसोर्सेज को सुधार ली। अब एग्रीकल्चर का मीन्स क्या होता है? एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल फॉर फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो एग्रीकल्चर क्या है? जिसमें अपन प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को या तो पालते हैं या फिर प्लांट्स को ग्रो करते हैं अपने फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर फाइबर्स के लिए जिनसे अपने कपड़े वगैरह बनते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के लिए। अब एग्रीकल्चर वर्ड का जो मतलब है, एग्री मींस फील्ड, कल्चर मींस ग्रोइंग। तो एग्रीकल्चर मिला के हो जाता है ग्रोइंग इन फील्ड। सेकंड अपन देखें टाइप ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये, अपन क्रॉप उससे कहते हैं जब किसी प्लांट को अपन लार्ज स्केल पे, व्हेन वी ग्रो अ प्लांट, सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक गिवन लैंड पर अपन सेम टाइप के प्लांट्स को ग्रो करें तो उससे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप जो होती है मेनली अपने पास दो टाइप की है, हालांकि तीन टाइप की होती है, एक बेस क्रॉप और होती है, लेकिन अपन दो टाइप की देखेंगे। खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप कौन सी होगी? सोन इन जून जुलाई और हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, यानी कि इन्हें उगाना स्टार्ट कब करेंगे? जून जुलाई के अंदर इनके बीज को अपन सो कर देंगे, और हार्वेस्टेड यानी कि ये ग्रो मैच्योर जब हो जाएंगी तब काटेंगे कब? सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। रिक्वायर्ड मोर वाटर, इसलिए बेटा मानसून पे डिपेंडेंट होती है ये ज्यादातर फसलें। और अगर क्रॉप्स के एग्जांपल्स की बात करें तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट, बाजरा, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये दे रखी है, अगर याद करना हो तो ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो। सेकंड जो क्रॉप है वो है रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स का मंथ याद रहना चाहिए कि रबी क्रॉप्स उगाई कब जाती है। तो रबी क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट करते हैं अपन, सो करते हैं अक्टूबर टू नवंबर, और ये मैच्योर हो जाती है उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल। इनमें लेस रिक्वायर होता है वाटर, और इनके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए सर्दियों में होती है, विंटर्स में होती है। एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड, पी, ग्राम, बार्ले, ये सब एग्जाम्पल है, और ये इसकी ट्रिक दे रखी है। व्हेन मस्टर्ड प्लांट ग्रो बिग, तो व्हेन से वीट, मस्टर्ड से मस्टर्ड है, प्लांट से पी, ग्रो, ग्राम, बिग, बार्ले। अब अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जब अपन करते हैं या फिर क्रॉप प्रोडक्शन जब अपन करते हैं तो किन स्टेप्स के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो ये 7 स्टेप दे रखे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड लास्ट है स्टोरेज। तो इनमें से एक एक स्टेप को अपन इंडिविजुअली देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये सारे सीक्वेंस इस तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करना, एक के बाद एक। कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, देन सोइंग करेंगे, सोइंग के बाद एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, देन इरिगेशन के बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्ट और देन स्टोरेज। अब अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहला देख रहे हैं सॉइल को प्रिपेयर करना। अब सॉइल को प्रिपेयर किस तरीके से करें, क्योंकि सॉइल जब बहुत लंबे टाइम से खाली पड़ी हुई है तो सॉइल क्या हो जाती है? पहली बात तो सॉइल की अपर लेयर ही फर्टाइल होती है तो वो हार्ड हो जाती है। तो हार्ड हो जाती है तो उसे ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि उसकी लेवलिंग करनी होती है। तो ये सारी चीजें सॉइल प्रिपरेशन के अंदर आएंगी। तो लूजिंग सॉइल इंप्रूव एयर सर्कुलेशन एंड रूट ग्रोथ, क्योंकि अगर मिट्टी अगर हार्ड पड़ी हुई है यानी कि ठोस पड़ी हुई है तो उसके अंदर एयरेशन बहुत कम होगा, यानी कि एयर का मिक्सचर जो होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि वो हार्ड है। दूसरा, जब अपन बीज को उगाएंगे यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड जब होगा तो उसकी रूट्स बहुत आसानी से पेनिट्रेट करके डेवलप हो पाएंगी। अगर मिट्टी लूज है, सॉइल लूज है, अगर हार्ड होगी तो उसकी रूट्स जो होंगी इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, इसीलिए लूज होना मिट्टी का जरूरी है।
breakdown of large soil lumps make planting easier. लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर अपन सेम लेवल से एक जैसा लेवल अगर अपनी जो फील्ड है उस पर शीट जो होती है उनका एक जैसा लेवल कर देंगे तो क्या होता है कि पानी के साथ मिट्टी बहेगी नहीं, कि पानी सेम लेवल से जाएगा तो कॉन्स्टेंटली फ्लो होगा। दूसरा, हवा के साथ भी मिट्टी नहीं जाएगी, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, अपर लेयर रिमूव हो जाती है मिट्टी, क्योंकि अपर लेयर ही फर्टाइल होती है। अगर वही स्लोप की वजह से पानी के साथ या फिर हवा के साथ बह गई तो फिर उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन नहीं होगा अगर अपन उसकी लेवलिंग सेम कर देते हैं। अब इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, प्लग, होक, कल्टीवेटर, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है। प्लग की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, हाथ से यूज करते हैं। होक और कल्टीवेटर के थ्रू जो यूज करेंगे, यानी कि ट्रैक्टर में लगा के लेवलिंग वगैरह अपन करते हैं, लूजिंग ऑफ सॉइल करते हैं, वो इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म ये अर्थवॉर्म क्या करता है, मिट्टी को पोरस बना देता है, यानी मिट्टी में छोटे छोटे होल्स कर देगा जिससे मिट्टी लूज हो जाती है। दूसरा, अर्थवॉर्म जो भी कुछ खाएगा उसको कंपोस्ट में चेंज कर देगा, यानी कि फर्टिलाइजर्स में चेंज करेगा, मैन्योर में चेंज कर देगा। तो पहली बात तो ये कि ये लूज करेगा मिट्टी को तो एरेशन बढ़ा देगा। दूसरा ये कि ये फर्टिलाइजर भी दे रहा है। तो ये क्या करता है, कुल मिला के एग्रीकल्चर को आसान बनाता है, इसीलिए इसे फ्रेंड्स फार्मर भी कहते हैं। देन सेकंड स्टेप है सोइंग ऑफ सीड, यानी कि अब अपन ने मिट्टी को सही कर लिया, अब अपन उसके अंदर बीज डालेंगे तो उसे कहते हैं सोइंग ऑफ सीड। अब अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि गुड क्वालिटी का ही सीड लेना है, डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि कोई भी बीमारी हो तो वो उसको रेजिस्ट कर सके, यानी कि झेल सके, और उसकी पैदावार क्या होनी चाहिए, यील्ड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ मैटर्स, यानी कि जिस गहराई पे उसे, जिस डेप्थ पे अपन बीज को सो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ना तो ज्यादा ऊपर सोइंग करेंगे ना ज्यादा नीचे सोइंग करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर कर दिया तो उसे कोई ना कोई जानवर आके खा जाएगा, या फिर बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये सब खा जाएंगे। अगर अपन ज्यादा अंदर की तरफ डेप्थ में अगर उसे सो कर देंगे तो क्या होगा कि वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो उसे मॉडरेट लेवल पे मिट्टी से अपन को सो करना पड़ता है। तो too deep they don't sprout, they swallow and birds will be eat them। ऊपर होगा तो बर्ड्स वगैरह खा जाएंगे, नीचे होगा तो जर्मिनेट होगा ही। अब दो तीन तरीके हैं अपन सीड्स को सोइंग करने के। पहला है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, स्कैटरिंग सीड बाय हैंड, यानी कि हाथों से ही अपन बीजों को फैला देते हैं, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सीड ड्रिलिंग, मशीन यूज्ड टू ट्रैक्टर इवन सोइल, यानी कि ट्रैक्टर से क्या होता है, अपन बीजों को, इसके अंदर क्या पड़े हैं, बहुत सारे सीड्स पड़े हुए हैं, ये पाइप के थ्रू यहाँ आ रहे हैं और मिट्टी के अंदर इनको सो कर दिया जा रहा है। थर्ड मेथड जो है वो है डिपलिंग, मैनुअल प्लेसिंग सीड एट अ फिक्स्ड डेप्थ, ये हाथ से की जा रही है और एक फिक्स डेप्थ तक कर रहे हैं अपन। इससे क्या होगा कि एक तो अपन को इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ दोनों मिल जाएंगे, जिससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी सीड की। हाउ टू चेक अ गुड सीड, ड्रॉप सीड्स इनटू वाटर, गुड सीड्स सिंक, बैड सीड फ्लोट। तो क्या होगा, जब अपन को अगर सीड्स देखने के अच्छे हैं कि बेकार है तो अपन पानी में डाल के देख सकते हैं। जो सिंक यानी कि उसके अंदर डूब जाएंगे वो क्या है, गुड सीड्स, और जो फ्लोट करेंगे वो क्या है, बैड सीड्स। सोइंग के बाद थर्ड स्टेप जो है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर को अपन ध्यान से देखेंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंस काफी है। तो ये एक तरीके से क्या है, सीड का खाना है, या न्यू प्लांट जो जर्मिनेट होगा उसका खाना है। तो दो टाइप का खाना है, मैन्योर जो कि नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर जो कि आर्टिफिशियल मैनमेड होता है, जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो प्लांट नीडेड न्यूट्रिशन टू ग्रो वेल, न्यूट्रिशन आर सप्लाइड बाय मैन्योर और फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशन मिलेगा इसके थ्रू, मैन्योर और फर्टिलाइजर के थ्रू। ये कॉमनली जो पहला जो टाइप है वो क्या है, मैन्योर। मैन्योर किस किस तरीके से हो सकता है, पहला हो सकता है कंपोस्ट, डिकम्पोज्ड प्लांट वेस्ट, जो प्लांट्स का वेस्ट जो होता है, जैसे लीव्स हो गए या कोई प्लांट डेड हो गया, वो उसको डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर, प्लांट्स ग्रोन एंड बरीड into soil to improve fertility. Farmyard manure, FIM, decomposed cow dung got dropping, यानी कि किसी भी जानवर का डंग है तो उसको अपन को डिकम्पोज करके जो बनाते हैं उससे फार्मयार्ड मैन्योर मिलता है।
अब देखो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक, ये मैन्योर का ही सिनोनिम है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि सेम वर्ड है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनसे बोलेंगे जो लाइक लिविंग ऑर्गेनिक, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके बना हो। अब हो सकता है प्लांट से रिलेटेड उनका एक्सक्रीट हो, कोई भी चीज हो, लेकिन बाई प्रोडक्ट हो वो प्लांट्स और एनिमल्स का। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, अर्थवर्म वगैरह की हेल्प से बनता है। ऐश हो गई, लकड़ी को जलाया उसकी ऐश। पिट हो गया, या फिर क्या होगा, लीफ मोल्ड्स हो गए, बायो कंपोस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, ये सारे मैन्योर्स हैं। इनको फील्ड में देने से किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। हालांकि ये वर्क स्लो करते हैं, लंबे टाइम तक करेंगे, मिट्टी को किसी भी तरीके की इनसे थ्रेट नहीं है, उसकी फर्टिलिटी को ये खत्म नहीं करते, लेकिन ये वर्क स्लो करते हैं और इनमें जो न्यूट्रिशन का काउंट जो होता है वो कम होता है फर्टिलाइजर की अपेक्षा में। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, केमिकली होते हैं। एग्जांपल यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट। रिच इन नाइट्रोजन, प्रोवाइड फास्फोरस और प्रोवाइड पोटेशियम। मेनली इनमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन लीव्स के लिए, पोटेशियम वो फास्फोरस रूट्स के लिए, और पोटेशियम फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए। अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो कुछ ही टाइम में जो लैंड होती है वो कैसी हो जाती है, बेरन हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजर उसको कुछ होगा ही नहीं, नेचुरली कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट अपन डिफरेंस देखें मैन्योर और फर्टिलाइजर में। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस, और फर्टिलाइजर जो है मोस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। मेड अप ऑफ एनिमल डंग, प्लांट वेस्ट, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। और ये कहां बनते हैं, फैक्ट्रीज में, यूजिंग केमिकल्स। कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो न्यूट्रिशन का अमाउंट होता है वो कम होता है, और इसमें न्यूट्रिशन का अमाउंट जो है वो क्या है, हाई है। कौन कौन से, एनपीके। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, जैसे मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, क्ले और एक सेंड यानी कि रेत। क्ले ज्यादातर जो मिट्टी से बने हुए बर्तन जो होते हैं वो क्ले के होते हैं, चिकनी मिट्टी के होते हैं, और जो रेत जो होता है उससे बने हुए नहीं होते, क्योंकि रेत की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को रोकने की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि रेत में पानी डालो सीधा नीचे चला जाएगा। लेकिन क्ले क्या करता है, कुछ देर तक क्या मैक्सिमम टाइम तक वाटर को होल्ड करके रखता है। इसीलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी होती है, क्ले की, और सबसे कम किसकी होती है, सेंड की। तो मैन्योर जो होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव करता है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी मिट्टी में नहीं होगी तो जो पानी आप उसे देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इरिगेशन अपन जो देखेंगे, पानी देंगे वो सारा नीचे चला जाएगा। अगर वो नीचे चला गया तो प्लांट को मिलेगा नहीं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की होना जरूरी है, जो इंप्रूव कौन करता है, मैन्योर करता है। टू नॉट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर्स, मेक सॉइल पोरस एंड फर्टाइल। पोरस मतलब छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं उसके अंदर। मेक सॉइल हार्ड, ये हार्ड करेगा सॉइल को। इको फ्रेंडली होते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करते। ये इको फ्रेंडली नहीं है और वाटर पॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि ये जो अभी अपन ने देखा यूरिया, डाई, ये सारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये पॉइजनस होते हैं। ये क्या करेंगे, जब अपन ने लाइक अपनी फील्ड में या अपने खेत में इस्तेमाल की, उसके बाद बारिश पड़ी तो वो पानी किसी ना किसी वाटर बॉडी में, लाइक पॉन्ड में, लेक में, किसी में भी गया, एक्चुअल में ये सारे पॉइजनस हैं, ये बेसिक होते हैं। और ये जैसे ही जिस भी पॉन्ड, लेक, जिस भी वाटर बॉडी में जाएंगे उसको या तो बेसिक कर देंगे ज्यादा, और उससे एक्वेटिक लाइफ का वहां पर रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, यानी कि उनके लिए पॉइजन का काम करेगा एक तरीके से। ये क्या होते हैं, ये स्लोली एक्ट करते हैं और ये क्विकली एक्ट करते हैं। अब अपन इरिगेशन देखें। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन यानी कि फसल को पानी देना, ठीक है। अपने जो क्रॉप ग्रो की है उसको पानी देना, बीज जो डाला है उसको पानी देना। अब पानी इतना जरूरी क्यों प्लांट के लिए, क्योंकि पानी पहली बात तो सीड्स को जर्मिनेट करवाता है प्लांट, वाटर, यानी कि सीड जर्मिनेट होगा, ऊपर से शूट निकलेगा, नीचे से रूट निकलेगी, तो वो कैसे होगा, वो वाटर की हेल्प से होगा। दूसरा, वाटर की हेल्प से ही मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें डिसॉल्व करके प्लांट एब्जॉर्ब करता है। दूसरा पॉइंट, यानी कि न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब करेगा वो वाटर की हेल्प से करेगा। तीसरा, फोटोसिंथेसिस जो करेगा, जिसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो फूड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो करता है, वो भी उसमें मेजॉरिटी रोल प्ले कौन करता है, वाटर। दूसरा, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वाटर क्या करता है, प्लांट में सक्शन पूल, यानी कि प्लांट की लीफ से
लीव्स तो होते हैं स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब उससे वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब वो वेपर के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा जब तक नीचे से खींचेगा नहीं। अब नीचे से खींचेगा नहीं तो प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। तो पहली बात, जो वेपराइजेशन जो होता है वाटर का, जैसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं लीव्स के थ्रू, तो एक तो वो सक्शन पूल के लिए जरूरी है, यानी नीचे से पानी खींच रहा है उसके लिए जरूरी है। दूसरा, जहां से भी वेपर बन के उड़ती है वो जगह कैसी हो जाती है, ठंडी। तो प्लांट का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम जो होता है वो भी पानी पे डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए प्लांट को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वही अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। तो प्लांट को पानी देना मेनली क्यों जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो कौन कौन से थे? ट्रेडिशनल तरीकों की बात करें तो मोथ, डेडली और रेड। अब मोथ क्या होता है? यूजिंग अ बकेट और रोप। एक बकेट को रोप से खींच के डालना पानी फील्ड में। डेडली अ सिंपल लीवर सिस्टम लिफ्ट वाटर। ठीक है। रेड क्या होता है? व्हील, जो कि एनिमल्स के थ्रू चलाया जाता है। ये व्हील इस तरीके से घूमता है और ये यहाँ पे घूमता रहता है। आसपास से कोई वाटर बॉडी होती है तो उसका पानी उठा उठा के दूसरी साइड में फील्ड में डाल दिया जाता है। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है? अब ये तो सारी जो थी वो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, यानी कि पुराने वाले मेथड्स थे। नए मेथड्स क्या है? क्योंकि ये जो पुराने वाले जो मेथड्स थे ना, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, हाई कंजम्पशन ऑफ वाटर है, यानी कि प्लांट को चाहिए हो चाहे नहीं चाहिए हो, लेकिन पूरा का पूरा फील्ड ही भर दी जाती थी पानी से। लेकिन बात करें इनकी, जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसके अंदर दो अपन को पढ़नी है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या मतलब होता है कि एक स्प्रिंकलर बीच में लगा दिया जाएगा और ये आसपास अपने पानी को स्प्रेड अप करेगा। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि फील्ड में इस तरीके से पाइप्स को अपन प्लांट्स के आसपास सेट कर देते हैं और जगह जिस जगह प्लांट होगा उसी जगह होल कर दिया जाता है, तो ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर इस जगह गिरता रहता है। तो पहली बात तो ये है कि प्लांट को जिस जगह पानी की जरूरत है उसी जगह मिलेगा। दूसरी, कम से कम पानी में, सबसे कम पानी में आसानी से क्रॉप को उगाया जा सकता है। तो इसीलिए ये अच्छी है, क्योंकि प्लांट की जितनी जरूरत है उतना ही पानी मिल रहा है, एक्सेसिव वाटर यूज नहीं हो रहा। दूसरा, कि प्लांट को एक्यूरेट तरीके से जिस जगह पानी चाहिए उसी जगह मिल रहा है। और वाटर सबसे बड़ी बात है, एक्सेसिव वाटर वेस्ट नहीं हो रहा, कम से कम पानी के अंदर ये क्रॉप को उगाने के मेथड्स हैं। ड्रिप इरिगेशन मेथड वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन इजराइल, डेजर्ट कंट्री। अब अपन नेक्स्ट स्टेप की बात करें, वीडिंग या रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। वीडिंग का मतलब क्या है या वीड्स क्या होते हैं? जब अपन ने क्रॉप उगाई तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी साथ में उग गए। अब होगा क्या कि जब अपन अपनी फील्ड को न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसके साथ वो भी उस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगे, यानी कि अपनी मेन क्रॉप जो थी, लाइक वीट की क्रॉप जो थी, उसके साथ अनवांटेड प्लांट्स हो गए तो वो भी उसे कंज्यूम करेंगे, जो भी फर्टिलाइजर मैन्योर अपन दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन इम्पैक्ट आएगा, यानी कि जितनी होनी चाहिए थी, लाइक अपन को 100 किलो चाहिए थी तो सपोज 90 किलो मिली, क्योंकि 10% का न्यूट्रिशन कौन कंज्यूम करेगा? वो वीड्स कंज्यूम करेंगे। तो उन वीड्स को खत्म करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग। तो यहां पर अपन देखते हैं वीड्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप, कंप्लीट न्यूट्रिशन, वाटर और सनलाइट। कंपीट करते हैं किसके साथ? मेन क्रॉप के साथ। किस किस के लिए? न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए और सनलाइट के लिए। एग्जांपल, पार्थिनियम, एमरैंथस। मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, यानी कि वीड्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए अपन मैनुअल वीडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फार्मर है वो मैनुअली हाथ से सारे वीड्स को रिमूव करते हैं। सेकंड क्या है? यूजिंग को, यानी कि इस तरीके से ये अपने हाथ में रूल लेके सारे वीड्स को हटा रहे हैं। वीडिसाइड्स, साइड्स किलिंग के लिए टर्म आती है। वीड्स मतलब वीड्स की किलिंग के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं वीडिसाइड्स। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 2,4-D, ये एक वीडिसाइड है जो वीड्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वीडिसाइड्स ऐसे होते हैं, जैसे वाटर हायासिंथ की बात करें, जो कैन क्लीन पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर को क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग। अब इसके बाद क्या है, अपनी क्रॉप क्या होती है? अगर अपन इसके अंदर एक और चीज देखें
तो अपन को क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए केवल वीड से नहीं, इंसेक्ट से भी करना होता है। तो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल जो इंसेक्ट को मार देते हैं। कुछ पेस्ट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक भी लग जाते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसका पार्ट है। अब इसके बाद क्या है ना, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, अब अपनी क्रॉप क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, तो उसके बाद उसे कट डाउन करना है। तो कटिंग ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मीन कटिंग ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। मेथड क्या है, मैनुअली, यानी कि आप मैनुअली भी हाथ से कट डाउन कर सकते हो, मशीन से, ठीक है। हार्वेस्टर के थ्रू भी क्रॉप को कट डाउन किया जा सकता है। अब पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस है, तो थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो हस्क जो होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग में उसका सीड और हस्क यानी कि उसका भूसा दोनों मिक्स होते हैं, तो उन दोनों को अलग अलग करना होता है, सीड को अलग करना होता है, उसके हस्क को अलग करना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अब मतलब अलग अलग करने की प्रोसेस दो तरीके की हो सकती है, या फिर मैनुअल हो सकती है या फिर मशीन के थ्रू हो सकती है। मैनुअल जो होती है यानी कि जो विंड पर डिपेंडेंट, हवा चलेगी, ऊपर से अपन डालेंगे तो ये हस्क उड़ के चला जाएगा, सीड्स यहीं पे गिर जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, विनोइंग। सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क यूजिंग बाय विंड। थ्रेसिंग क्या होता है, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्लैक यूजिंग बाय थ्रेशर्स। थ्रेशर्स ऐसी मशीन होती है, एक साइड से क्रॉप को डाला जाएगा, दूसरी साइड से हस्क को निकाल देगा और बीज को नीचे की तरफ इकट्ठा, सीड्स को इकट्ठा कर लेगा। अब लास्ट में अपन ने फसल वसल काट के बीज भी निकाल लिए, सीड्स भी निकाल लिए, देन अपन क्या करें, देन अपन करेंगे उसका स्टोरेज। तो स्टोरेज किस तरीके से करना चाहिए वो अपन देखते हैं। तो ग्रेन मस्ट बी ड्राइड प्रॉपर्ली बिफोर स्टोरेज टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ। किसी भी तरीके की उसमें फंगल ग्रोथ ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे क्या करना चाहिए, पहले प्रॉपर्ली ड्राई करना चाहिए, सूखा लेना चाहिए। स्टोरेज इन ग्रेनरी साइलोस और गनी बैग्स। गनी बैग्स यानी कि जूट वाले बैग्स, ऐसे बैग्स। पेस्टिसाइड और नीम की लीव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पेस्टिसाइड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनको रखने पर किसी भी तरीके का पेस्ट इनके अंदर डेवलप ना हो। फार्मर यूज नीम लीव्स टू स्टोर ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट इंसेक्ट नेचुरली, यानी कि नेचुरली अगर अपन को इनके सीड्स को खराब होने से बचाना है तो अपन इनके बीच में नीम की लीव्स रख सकते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री देखें, क्योंकि अपन ने एग्रीकल्चर के अंदर क्या देखा, फूड, फाइबर, इन सब के लिए अपन को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो वो था एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के दो पार्ट, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन, एक है एनिमल हस्बेंड्री। तो क्रॉप प्रोडक्शन तो अभी तक अपन ने देखा। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि अपन एनिमल्स को पालते हैं, किसके लिए, उनसे रिलेटेड फूड के लिए, उनसे रिलेटेड फाइबर्स के लिए, इन सब के लिए, या उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। अब प्रोडक्ट्स केवल फूड और फाइबर नहीं है, वैक्स भी होता है, ठीक है। जैसे अभी अपन देखेंगे बी कीपिंग के अंदर, तो फार्मर रेयर एनिमल्स, मिल्क, मीट, एग और वुल, इन सब के लिए क्या करते हैं, फार्मर जानवरों को पालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब उसके टाइप देखें तो कैटल फार्मिंग, यानी कि कैटल फार्मिंग मेनली मिल्क के लिए की जाती है, तो काऊ, बफेलो फॉर मिल्क। पोल्ट्री फार्मिंग ये मेनली किसके लिए की जाती है, एग और मीट के लिए, चिकन और डक्स की। फिश फार्मिंग जिसे फिशी कल्चर भी कहते हैं, रेयरिंग फिश फॉर, यानी कि फिश पे भी अपन उसके फ्लैश के लिए ही डिपेंडेंट है। बी कीपिंग, एपीकल्चर। बी कीपिंग दो तीन रीजन से होती है। पहला तो मेन रीजन हनी होता है, यानी कि उनसे मिलने वाला शहद होता है। देन क्या होता है कि उनसे मिलने वाला वैक्स, जिसका अपन क्रीम वगैरह में सब में यूज करते हैं, ठीक है। और बी वेनम भी होता है, लेकिन वो इतना रिटेल वाली बात नहीं है। हनी बी जो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, वो बीटल डांस के थ्रू करती है। यानी कि जब हनी बी क्या होता है कि अपने छत्ते से जब उड़ के जाते हैं, तो छत्ते से उड़ के जाएंगे कहीं, ढूंढेंगे ये फ्लावर्स कहाँ है, तो लौट के जब सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, अब उनमें से जिसको भी मिल जाएगा वो लौट के आएगा और वो एक तरीके डांस करेगा, और डांस करके बाकी हनी बीज को बता देगा कि भाई अपन को इस डायरेक्शन में जाना है, कि फूल वहां पर है। फिर वहां पे जाके ये सब जाएंगे और वहां से फ्लावर से नेक्टर को सक करके लाएंगे और फिर से उसका क्या बनाएंगे, हनी बनाएंगे। तो इस तरीके से हनी बी इंडिकेट करते हैं अनदर बीज को कि भाई किधर जाना। तो आई होप सो ये चैप्टर समझ में आएगा। कोई रिवीजन था ये इस चैप्टर का जो कि अपन ने इसमें कंप्लीट किया।